ऐसे भी टॉपर्स हैं जिन्होंने अपनी आंसर शीट में मेंस में अपना नाम लिख दिया एंड दे वर वरिड कि शी वॉज वरिड कि शायद मेरी रैंक नहीं आ पाएगी या मेरा एग्जाम नहीं हो पाएगा या मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी। एग्जाम के दौरान जब मल्टीपल डेज एग्जाम चल रहे होते हैं, शी टेक्सटेड मी ओवर इंस्टाग्राम कि सर अब मैं क्या करूं, मैंने तो नाम लिख दिया है। हाय एवरीवन, वेलकम टू समझ लर्निंग, दिस इज रोबर्ट डागा। इस वीडियो में थोड़ा सा यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के पेपर को समझने की कोशिश करते हैं। क्या पैटर्न रहा है, क्या ट्रेंड रहा है, आगे क्या करना है, कट ऑफ क्या हो सकती है। काफी सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। जो फर्स्ट इंप्रेशन था मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। अब थोड़ा सा एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। काफी सारी कंफ्यूजन मुझे देखने को मिली है। आई हैव रिसीव्ड ओवर 300 मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम चैट। अब वहां पर मुझे जो पैटर्न दिखाई दिया है वो कंफ्यूजन का ज्यादा है कि किसी ने बोला है कि ऐसे करो, किसी और ने बोला है वैसे करो, करना क्या है। तो इन मिथ्स को थोड़ा सा समझते हैं और इसके बेसिस पे अपना आगे क्या 8-9 महीने करना है और जो मेंस लिख रहे हैं उनको 3-4 महीने में क्या करना है उसके ऊपर थोड़ा सा एक डिस्कशन करते हैं। शायद अगर 10 मिनट में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। राइट, सो सबसे पहले कि पेपर की क्या मेरी एनालिसिस रही है। आई एम स्लाइटली डिसअपॉइंटेड, अटरली डिसअपॉइंटेड भी कह सकता हूं मैं, बेस्ड ऑन व्हाट यूपीएससी हैज बीन आस्किंग दिस ईयर। पिछले साल तक मुझे लगा था कि यूपीएससी ने काफी ट्रेंड एक सेट कर दिया है, काफी एक अपना बेंचमार्क सेट कर दिया है, जिसके बेसिस पे वन कैन अज्यूम कि यूपीएससी अच्छी क्वालिटी क्वेश्चंस ही देगा। ऑल्दो अभी भी अच्छी क्वालिटी क्वेश्चंस काफी सारे हैं, बट जो 10-15% वेग क्वेश्चंस या वेग ऑप्शंस यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किए इस बार पेपर में, उससे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पेपर वेल सेट या वेल प्लान नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब इन 10% या 15% क्वेश्चंस में से अगर 4-5 क्वेश्चंस भी बहुत ही पैथेटिक अगर डाले जाएंगे, वहां पे अगर स्टूडेंट्स नहीं मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं, वो 6-7-8-10 मार्क्स या नेगेटिव मार्किंग और 3-4 मार्क्स कैन डिसाइड वेदर यू आर ऑन दिस साइड और दैट साइड। ये कट ऑफ थोड़ा भी ऊपर नीचे होना और अननेसेसरीली चीजों पे किसी की एक साल मेहनत खराब हो जाना मुझे वर्थ इट नहीं लगता है। तो क्वेश्चंस हमेशा वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड होने चाहिए। यूपीएससी का स्टैंडर्ड हमेशा हाई रहा है। एनीवेज, बिफोर वी जंप ऑन टू द डिटेल्ड एनालिसिस, लेट अस लुक एट कि कितने क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। हमने आंसर कीज भी डाली हैं सभी 4 सेट्स की। वहां पे ब्रेकडाउन भी हमने डाला है कि इकोनॉमी से 15 क्वेश्चंस हैं, एनवायरमेंट से 15 है, आर्ट एंड कल्चर से 3 क्वेश्चंस हैं, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड से 5 क्वेश्चंस विच इज बिजार, ज्योग्राफी से 14 क्वेश्चंस, पॉलिटी से 18 क्वेश्चंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 12 क्वेश्चंस, मॉडर्न हिस्ट्री 7 एंड एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री से 11 क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस यू कैन आर्ग्यू कि इस तरफ होने चाहिए, उस तरफ होने चाहिए। ज्योग्राफी एनवायरमेंट में जैसे एक डिस्प्यूट रहता है कौन सा क्वेश्चन कहाँ है, क्योंकि काफी कन्वर्जिंग सिलेबस होता है सभी सब्जेक्ट्स का, इसी तरीके से हमें पढ़ना होता है। तो वो सब अलग चीजें हैं। लेकिन अगर हम देखें कि इजी, मीडियम, डिफिकल्ट क्या थे, 36 क्वेश्चंस वर इजी, मीडियम वर 36 एंड हार्ड वर 28 क्वेश्चंस। अगेन यू कैन से कि इजी, मीडियम, डिफिकल्ट हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। मैं एक एवरेज सेट के हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा कि हमने पोल भी किया था यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम चैनल पे भी, जहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेड दैट दे आर स्कोरिंग बिटवीन बिलो 90। बेसिकली ज्यादातर 60% के आसपास 90 से कम स्कोर कर रहे थे और लगभग 30% के आसपास या 25-30% के आसपास लोग 90 to 100 के बीच में स्कोर कर रहे थे। तो टफनेस पेपर की थी बेस्ड ऑन दी पोल रिजल्ट। जब सैंपल सेट बड़ा होता जाता है तो बहुत ही रिफाइंड दोनों जगह सिमिलर पोल आया था। जो इजी वाले क्वेश्चन हैं 36, वो क्वेश्चन जिनमें आप बड़ी आराम से आंसर को मार्क कर सकते थे, ये आपको पता होने चाहिए थे। बहुत ही बेसिक स्टैटिक सिलेबस से क्वेश्चन आए थे या करंट अफेयर से भी अगर थे तो वो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। यहाँ पर भी जनरली स्टूडेंट्स के साथ होता ये नेचुरल है कि 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए, कोई सिली मिस्टेक हो गई, ओएमआर शीट में फिल करने में दिक्कत हो गई या कुछ और अज्यूम कर लिया, मिसकंसेप्शन के बेसिस पे सॉल्व कर दिया, ये होता है। तो जरूरी नहीं कि 36 इजी का मतलब आपके 36 ही सही होने चाहिए थे और बाकी जगहों पे आपको फाइट करना था। आपके 30 भी सही होते तो आप मीडियम और हार्ड में से अपने जितने ज्यादा सही करने की कोशिश करोगे उसके बेसिस पे आपका कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस बनते हैं। उसके बाद करंट से 23 क्वेश्चंस थे, स्टैटिक से 77 क्वेश्चंस थे, फैक्चुअल 46 क्वेश्चंस थे, एनालिटिकल 54 थे जिनमें ऑप्शंस के बेसिस पे आपको थोड़ा दिमाग लगा के डिडक्शन करनी थी। और फिर हमने आंसर कीज डाली हुई हैं। इन आंसर कीज को आप चाहो तो अपने आंसर को मैच करके अपना स्कोर इवेल्युएट कर सकते हो और इसके बेसिस पे यू कैन गेट एन आइडिया कि आप किस रेंज में स्कोर कर रहे हैं। एनीवेज, कट ऑफ ज्यादातर लोग वीडियो कट ऑफ के लिए देखते हैं। मैं कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं देना चाहता हूँ और एग्जैक्ट नंबर में दूं भी कैसे, मुझे कोई सपने तो आएंगे नहीं कि कट ऑफ 92 रहेगी, 93 रहेगी। एक रेंज का पता होता है कि 91 से 95 के बीच में होने के चांसेस ज्यादा हैं।
बिकॉज पिछले साल भी 92 के आसपास ही कट ऑफ रही थी जनरल कैटेगरी की। मान रिजर्व की बात कर रहा हूँ, आप प्लस माइनस कर लेना कैटेगरी के हिसाब से। अब 90 से 95 या 91 से 95 मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज पिछले साल की टफनेस के अकॉर्डिंगली था। कुछ यहाँ पे एक दो क्वेश्चन का डिफरेंस ये आ सकता है कि एक क्वेश्चन तो रिपीट हो गया पिछले साल से, सेम टू सेम मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो उस क्वेश्चन में इट इज एक्सपेक्टेड दैट एवरीवन शुड गेट इट राइट, तो कट ऑफ थोड़ा सा 2 मार्क्स ऊपर की तरफ होनी चाहिए, बट टफनेस भी थोड़ी ज्यादा थी तो 2-3 मार्क्स नीचे होनी चाहिए, तो रेंज वो ही रहेगी मोर और लेस। ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी ने 80-85 क्वेश्चन सेट करने के बाद रियलाइज किया है तो बहुत टफ पेपर बन गया है, तो थोड़ा बहुत टेस्ट चैंपियनशिप पे क्वेश्चन डाल देते हैं, ओलंपिक्स पे डाल देते हैं और एक क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। यूपीएससी के तरीके से शायद ही सिंपल तरीका हो सकता है, लेकिन सब लोग तो क्रिकेट देखते नहीं है, क्रिकेट देखते भी हैं तो टेस्ट चैंपियनशिप इतनी डिटेल में कौन समझता है। सम पीपल वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एट ऑल और अ डिफरेंट स्पोर्ट, या इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे होंगे तैयारी के टाइम पे, इतना कौन क्रिकेट देखता है। बट फिर भी अगर ऐसा पूछा गया है तो कुछ के लिए वो बहुत सिंपल हो गया है, कुछ के लिए बहुत टफ हो गया है, तो दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। और मुझे तो एक हंसी भी आई थी क्वेश्चन देख के कि मैंने पिछली एक वीडियो में बोला भी था कि आईपीएल पे किसी ने पूछा था कि आईपीएल देखें कि ना देखें। क्रिकेट देखने से अगर एक क्वेश्चन निकल रहा है और उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये क्वेश्चन लोग क्यों पूछ रहे हैं। अब देखा जाए तो उनके क्वेश्चन ही सही थे जो कि उस टाइम पे पैथेटिक लग रहे थे। एनीवेज आगे देखते हैं इस पेपर को देख के आपको क्या समझ में आया। देखो यूपीएससी क्लियरली आपसे हमेशा हर साल ये चाहता आ रहा है ब्रॉडली कि आप किसी एक टॉपिक के चैंपियन मत बनो, लेकिन आपको मल्टीपल टॉपिक्स के बारे में कुछ कुछ नॉलेज हो। इस बार आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये देखने का मिल रहा है कि ब्रॉड कितना भी पढ़ लो लेकिन कुछ टॉपिक तो आप छोड़ोगे, लेकिन फिर भी एक लेवल 2 लेवल डीप जाके थोड़ा बहुत डिटेल में चीजों को पढ़ना जरूरी होता है। मल्टीपल लेवल्स जाने की जरूरत नहीं है कि अगर अफगानिस्तान इशू आया था आप उसके इतने चैंपियन बन गए कि अफगानिस्तान के ऊपर 50 पेज लिख दोगे, कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप अलग अलग लेवल्स पे पढ़ते चीजों को तो आपको समझ में आता, लेकिन ब्रॉड का मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल उसके बस छोटे छोटे एस्पेक्ट्स पढ़ के आगे बढ़ जाओ। 3-3 4-4 फीचर्स हर टॉपिक के बारे में पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्राइब्स इन न्यूज की जो वीडियो बनाई थी, देयर वाज अ कमेंट विच सेड कि ये गलत चीज पढ़ा रहे हो आप, और ट्राइब्स इन न्यूज में सिर्फ ट्राइब्स और उनकी स्टेट की मैपिंग ही एग्जाम में यूपीएससी पूछता है, इतना डीप यूपीएससी कभी नहीं जाएगा। अग्रीड कि यूपीएससी बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएगा, लेकिन आपने देखा कि लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन आया और मैंने वो ट्राइब्स इन न्यूज वाली वीडियो के अंदर क्लियरली बताया था कि ये लैंग्वेज किस किस ट्राइब के लिए, और वहीं से वो क्वेश्चन डायरेक्टली आ गए। यू कुड हैव सॉल्व दैट इजीली अगर आपने सिर्फ 10 मिनट उस वीडियो को देखा होता। और जरूरी भी नहीं है कि आपने बहुत डिटेल उसके नोट्स बनाए होते। अगर आपने सिर्फ अपने सबकॉन्शियस में भी उस बात को रखा होता, आप समझ जाते हुई देख के कि ये शायद ट्राइबल लैंग्वेज होगी, तो उसको मार्क कर देते हैं। ये सब ऐसा नहीं है कि ट्राइब्स जितनी भी हैं उन सबके बारे में मैं पढ़ाने लग जाऊं और आपको उनकी डीप डीप लेवल्स पे लेके जाऊं। पॉइंट सिर्फ ये है कि जो पिछले एक साल में ट्राइब्स न्यूज में थी उनके 3-3 4-4 फीचर्स पढ़ लिए। लिमिटेड ट्राइब्स के लिमिटेड फीचर्स, लिमिटेड स्कीम्स के लिमिटेड फीचर्स। नहीं आ रहा कुछ भी तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर नाराज होने की बात ही नहीं है, लेकिन अगर आ जाता है तो उस पर आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं, उसको आप क्यों मिस करोगे। इसलिए अपना जो स्कोप है, बाउंड्रीज है, उसको कम रख के वहां पे जितना ज्यादा आप ब्रॉड चीजें रख सकते हो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। जो स्टैटिक है उसको बिल्कुल भी स्किप मत करो, और जो स्टैटिक कुछ ऐसा है जो कि आउट ऑफ द ब्लू पूछा जा सकता है, वो करंट के कॉन्टेक्स्ट में पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कुछ ऐसा है जो कि बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आया कहां से पूछ लिया, वो स्किप करो। वो चाहते ही है कि आप स्किप करो, बिकॉज कट ऑफ को थोड़ा सा टफनेस लेवल के हिसाब से कम रखना है। ऐसा नहीं कट ऑफ 150 जा रही है फिर यूपीएससी की एसेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी, ये आपको समझना जरूरी है। यू कांट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। और ये जो डीप एनालिसिस है ऑफ इंपॉर्टेंट इश्यूज, दिस विल हेल्प यू इन मेंस, बट प्रीलिम्स में इतना हेल्प नहीं करेगी। और मेंस के लिए भी आपको की एरियाज की डीप एनालिसिस पता होनी चाहिए, जिसकी बेसिस पे आप 250-300 वर्ड्स तक लिखने लायक हो, और ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से 1200 वर्ड्स लिखने लायक हो, 1200-1300 के आसपास, 1250। पर पॉइंट सारा यही है कि आपको किस लेवल पे किस टॉपिक को पढ़ना है। प्रीलिम स्पेसिफिक टॉपिक्स को डीप नहीं पढ़ना है, मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स को इतना डीप पढ़ना है कि आप उसके प्रेजेंट कर सको, उसके बारे में 5 मिनट बोल सको इंटरव्यू में, रादर देन हैविंग सच नॉलेज कि आपको मौका नहीं मिल पाया बोलने के लिए इंटरव्यू में। आप चाहते तो आधा घंटा बोलना था, लेकिन इंटरव्यूअर को अगला क्वेश्चन पूछना था। तो समझने की कोशिश करो कि आपको एग्जैक्टली किस किस लेवल्स तक जाना है। कोचिंग सेंटर्स आपको कंफ्यूज करेंगे, ये मैं आपको पहले बता दूं कि दिस इज अ न्यू पैटर्न, और आपको नए पैटर्न को नए तरीके से पढ़ना है। हमारे मेंटर से डिस्कस करो, वो आपको 1-on-1 मेंटरिंग करके आपको समझाएंगे कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हो। आपकी गलतियां इतनी गिना देंगे कि आप 1.5 लाख रुपए दे दोगे नहीं। ये एक कॉमन तरीका होता है, फिशिंग इसको बोलते हैं। हर साल कोचिंग सेंटर्स ये आपके साथ करेंगे।
आपको समझना ये है कि यूपीएससी क्या ये चाहेगा कि आप 1.5 लाख रुपए अपने पेरेंट्स का पैसा खर्चा करके और फिर वो एग्जाम को क्रैक करो? द आंसर इज नो। आपको इतना समझ लेना है कि जितना कम पैसा खर्च के जितनी ज्यादा आप नॉलेज बटोर सको उतना सही है। स्पेंडिंग 15,000, 20,000, 22,000 इज वर्थ इनफ फॉर एन एंटायर 1.5 year जर्नी, जिसके बेसिस पे आप ये जो गैम्बल है यूपीएससी प्रिपरेशन का वो सी थ्रू कर सको। दैट वुड बी रफली अबाउट 1,000, 1,500 पर मंथ और 2,000 पर मंथ, उतना कोई भी अफोर्ड कर सकता है। बट स्पेंडिंग 1.5 लाख रुपीज पेरेंट्स का, अपना खुद का कमाया हुआ, बड़े भाई बहन का, इज नॉट वर्थ इट। सबसे जरूरी यहाँ पर ये है कि जैसे जैसे आपको अलग अलग पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, इवॉल्विंग ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, उसका हमेशा एक ही तरीका हमेशा वैलिड रहेगा। कीप योर बेसिक स्ट्रांग, कीप योर फाउंडेशन स्ट्रांग, स्टैटिक टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो, उन स्टैटिक टॉपिक्स को कवर करने के बाद रिवीजन अच्छे से करो। अपना जो करंट अफेयर जब पढ़ रहे हो वो तब पढ़ो जब आपको स्टैटिक टॉपिक्स के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द न्यूज। उसके अपने कंसाइज नोट्स बनाओ, उन नोट्स पे फोकस करो। टेस्ट सीरीज एक ऑनलाइन जरूर फॉलो करो, अगर ऑफलाइन करना चाहते तो ऑफलाइन करो, लेकिन उस टेस्ट सीरीज को इतनी महंगी मत खरीदो कि आपको लगे कि पैसा वेस्ट हो गया है। स्पेंड 6,000, 7,000 रुपीज ऑन प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। हो सके तो डिमांड करो कि हमें 12 महीने की ईएमआई दे दो, सो दैट वी कैन स्पेंड 400, 500, 550 रुपीज पर मंथ, और एक साल में उसका पैसा धीरे धीरे चुकाएं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम काफी कम है अगले प्रीलिम्स के लिए। अच्छा, एक बात समझ लो कि मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लेने का मतलब ये है कि समझो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको खरीदनी है, आपका जो मन करे वो वाले टेस्ट सीरीज लो। मैं सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज की एसेंस समझाना चाह रहा हूँ कि आप टेस्ट सीरीज को अगर अगले 9 महीने तक रेगुलरली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपको अपनी एनालिसिस करने के लिए टाइम ज्यादा मिलेगा। लास्ट मोमेंट पे 1 महीने और 1.5 महीने में एनालिसिस नहीं हो पाती है। एनालिसिस करने के लिए मेरी समझ ये है कि आपको आराम से 6-7 महीने चाहिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका जो ट्रेंड है वो किस तरफ जा रहा है। उसको रिफ्रेश करके सही डायरेक्शन में आने के लिए आपको कम से कम 5-6 हफ्ते चाहिए होते हैं। इसलिए लास्ट मोमेंट पे सडनली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके और सोचो आप एकदम से एग्जाम में फ्रेश मेमोरी में चीजों को रट के बैठ जाओगे, वो दिक्कत होती है। वो रिवीजन का काम होता है, लास्ट मोमेंट प्रैक्टिस करके रिवाइज करना। अभी आपको समझना है कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं और उसको कैसे इंप्रूव करना है, और ट्रेंड में किस टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। इसीलिए टेस्ट सीरीज टाइम से पहले जरूर ज्वाइन करना, और अपनी अप्रोच सिंपल रखना। हर साल जैसी अप्रोच होती है वही रखो। ये छोटे मोटे जो शेकिंग होती है यूपीएससी की, इससे जो पुअर डिटर्मिनेशन वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो शेक आउट होकर गिर जाते हैं, जो स्ट्रांग वाले होते हैं वो चलते रहते हैं आगे। इसीलिए आपको अपनी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग रखनी है, अपना अप्रोच सिंपल से सिंपल रखना है। रीड, अंडरस्टैंड, रिवाइज, प्रैक्टिस, अगेन रिवाइज, गो टू द एग्जाम हॉल। ये नए नए प्रैक्टिस करने के तरीके मत ढूंढना कि क्वेश्चंस नायाब तरीके के आ रहे हैं तो नायाब चीजें पढ़ें। जो हर साल स्टैंडर्ड बुक्स, स्टैंडर्ड लेक्चर्स, स्टैंडर्ड नोट्स जो आप पढ़ते आ रहे हो उन्हीं को पढ़ते रहो। ये छोटे मोटे जो वेरिएशन है ये हर साल होंगे, वेरिएशंस के पीछे आप भाग नहीं सकते। और इस पेपर में भी अगर आपके स्टैटिक में पूरी ग्रिप थी, अगर आपके इजी वाले क्वेश्चन सही हुए हैं और थोड़ा सा लक फैक्टर अगर आपका रहा है, जो कि हर साल जरूरी होता है, तो जो 2 ऑप्शंस एलिमिनेट करने वाले थे तरीके, वहां पे आप बड़ी आराम से कर सकते थे। रहते आप उसी रेंज में ही, 85 to 100 वाली रेंज में, लेकिन वो जो आपको सिर्फ 4-5 मार्क्स का जो एज चाहिए था, वो एज आपको इन्हीं चीजों से आता है अगर आपने थोड़ा सा अवेयरनेस रखी होती, सही चीजों को फॉलो कर रहे होते तो। राइट, तो अब आपको आगे करना क्या है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। बहुत देर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरी एनालिसिस क्या थी पेपर पे, बट अब लेट अस फोकस ऑन व्हाट यू शुड डू। देखो, हर साल की तरह मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अपने आप को एक ब्रैकेट में डाल लो। इफ यू स्कोरिंग अबव 100 तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। यू शुड इमीडिएटली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर आंसर राइटिंग, ऑप्शनल पढ़ो, और एथिक्स अभी पढ़ लो रिजल्ट आने से पहले पहले। एथिक्स का जो स्टैंडर्ड जो स्टैटिक वाला पोर्शन है, थ्योरी वाला पार्ट, और उसके बाद आप अपनी केस स्टडीज पे काम कर सकते हो। बेसिकली प्रीलिम्स का रिजल्ट आने से पहले रीड वर्ल्ड हिस्ट्री, रिवाइज योर ऑप्शनल, रिवाइज एथिक्स का स्टैटिक पोर्शन, इतना कर लोगे तो आपको थोड़ा सा फिर उसके बाद आंसर राइटिंग पे फोकस करने में आसानी होगी। समझो मेरे आंसर राइटिंग प्रोग्राम को फॉलो करो, फ्री करो, पेड करो, आपकी मर्जी है, जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, बट डेली 2 आंसर्स लिखो, जिसके बेसिस पे जब तक रिजल्ट आता है उसके बाद फिर आप पूरे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने लायक रह जाओ। पिछले साल का जो पेपर है 2020 वाला, उसको एक बार जरूर लिखने की कोशिश करो सभी आंसर्स को, क्योंकि वो फ्रेश करंट अफेयर्स है तो आंसर लिखे जा सकते हैं। उसके बाद go to Google or the Samjo app or Samjo website, simply type Samjo's 2020 GS model answers।
वहां पर आपको हमारे हैंड रिटन आंसर्स मिलेंगे जो कि हमने पिछले साल मेंस पेपर के आंसर्स लिख के हमारी टीम ने डाले थे। वहां से मैच करो, वहां से समझने की कोशिश करो कि एक अच्छा आंसर कैसे आप लिख सकते हो। थोड़ा आपको आसानी होगी समझने में कि आपकी कमियां कहां पर हैं। दैट इज फ्री, वो आपको ओपन पेज दिखाई देगा और आप उस पर बड़ी आराम से देख सकते हो। और जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर और करंट अफेयर्स की बेसिस पे चीजों को एनालाइज करना स्टार्ट कर दो तो आपको आसानी होगी। सेकेंड कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जो कि 90 से 100 के बीच में है। 95 से 100 वाले भी मैं 100 से ऊपर वाले में काउंट कर रहा हूँ बिकॉज आपकी भी कट ऑफ आसानी से क्लियर हो जाएगी। जो 90 से 95 वाले हैं ये थोड़ा सा अभी ग्रे एरिया में है, बट इनको भी अभी दो काम करने चाहिए। पहला, आप मेंस की प्रैक्टिस वैसे ही करो जैसे मैंने बाकी लोगों को भी बताया है, 100 से ऊपर वाले, 95 से ऊपर वालों को। और दूसरा आपको करना यह है कि आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में एनरोल हो जाओ या थोड़ा वेट कर लो रिजल्ट आने तक, उसके बाद प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में एनरोल हो जाना। बिकॉज अगर आपका नहीं होता है तो यू आर ऑन दी वर्ज ऑफ क्रैकिंग द एग्जाम नेक्स्ट टाइम। तो उस मोमेंटम को अभी ब्रेक मत होने देना, क्योंकि ब्रेक होकर अगर आप 80-85 तक चले जाओगे, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है 92 के आसपास थे पिछले साल, नहीं हो पाया, 90-91 थे। इस साल वो कह रहे हैं कि 82-83 हो गया स्कोर। मोमेंटम ब्रेक हो गई, थोड़ा सा निराश हो गए कि नहीं हो पाया, फिर वो नीचे आ गए। वो काम आपको नहीं करना है। आपको ये समझना है कि आई एम ऑलमोस्ट देयर, तो अब मेरे को नेक्स्ट पुश लेके आने के लिए सीधा 10-15 मार्क्स का पुश लेके आना है और उससे हो जाएगा। जो 90 से नीचे हैं या 88 से नीचे हैं उनके लिए अभी ये है कि आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में इमीडिएटली एनरोल हो जाना चाहिए। अपनी जो कमियां हैं वो आइडेंटिफाई करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस साल के जो प्रीलिम्स पेपर को आप दे के आए हो उसको प्रॉपरली थरली एनालाइज करना चाहिए, अपने ट्रबल स्पॉट एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं। उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा अभी मेंस के लिए भी पढ़ना है। आंसर राइटिंग अगले 2 महीने में प्रैक्टिस करोगे बिकॉज आपने काफी सारा तो पढ़ ही लिया है, आप बहुत नजदीक हो कट ऑफ के। थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग अभी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो सही रहेगा। उसके साथ साथ ऑप्शनल अभी पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 2-3 महीने ही आपके लिए ऑप्शनल के लिए है, बिकॉज अगले साल का प्रीलिम्स तो बहुत नजदीक है, जून में आ जाएगा। तो 9 महीने भी नहीं है देखा जाए टेक्निकली, 9 महीने के अंदर आ गए हम। तो उस हिसाब से आपके पास टाइम काफी कम है। तो आपको अभी एनालिसिस अपनी करके, ऑप्शनल पढ़ के, एथिक्स और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ के इमीडिएटली प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज एनरोल करो, हर हफ्ते एक टेस्ट जरूर दो और एनालाइज करो अपनी मिस्टेक्स को। प्रीलिम्स की मोमेंटम लूज आपको नहीं करनी है। जिनका 75 से भी कम स्कोर है उनके लिए अभी मेंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपका अभी बहुत गैप है। आप सिंपली प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करो, आपके टाइम बहुत कम है, हार्डली 9 मंथ्स। तो आपको अभी टोटली प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपको जो गैप दिख रहा है मुझे वो 25-30 मार्क्स का है। आपको 20-25-30 मार्क्स की जो लीप चाहिए, दिस वुड बी थ्रू rigorous practicing and reading the static portion। पक्का ना आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जो कि आपसे मिस हो रखा होगा या जिसमें आप वीक हो, तभी स्कोर थोड़ा सा कम रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सब कुछ पढ़ रखा था और उसके बाद भी स्कोर कम है। या तो आपने ठीक से नहीं पढ़ा है या कोई एक सब्जेक्ट मिसिंग है। वो जो मिसिंग है उसको पढ़ो, जो ठीक से नहीं पढ़ रखा है उनको दोबारा रिवाइज करो। आप अभी मेंस के ऊपर इतना मत फोकस करो, सिर्फ ऑप्शनल को अगले 2-3 महीने थोड़ा थोड़ा पढ़ो, उसके अलावा प्रीलिम्स पे ही थोड़ा ध्यान दो। और अगर इजी और टफ क्वेश्चंस को देखा जाए तो आई कुड सी दैट इंडस रिवर सिस्टम का जो क्वेश्चन था वो काफी इजी था। थोड़ा सा उसमें बस रिवीजन की जरूरत थी कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सी रिवर किस में जाके मिल रही है, बट थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा था तो बहुत इजी क्वेश्चन था। फिर इकोनॉमी के मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो कंपैरेटिवली इजी थे। अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी हुई है, उस पर ग्रिप आपकी और स्टैटिक पोर्शन को आप प्रॉपर्ली रिलेट कर पा रहे हो, तो कंपैरेटिवली इजी था। सारे क्वेश्चन मैं नहीं कह रहा, लेकिन कंपैरेटिवली इजियर साइड पे था अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो। प्लस यहाँ पे जो मनी मल्टीप्लायर का टॉपिक था वो रिपीट हो गया था एज इट इज, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। दूसरा ईस्टर्न घाट्स वाला भी टॉपिक जो क्वेश्चन आया था वो कंपैरेटिवली इजी था अगर आपने मैपिंग अच्छे से की हुई है, मैंने वीडियोस में करा भी रखी है। पॉलिटी वो स्लाइटली मॉडरेट, ना मैं टफ कहूंगा ना मैं इजी कहूंगा, कुछ थोड़े टफ क्वेश्चन थे, कुछ इजी भी थे, तो वो मिक्स एंड मैच बन गया था पॉलिटी में। पाम ऑयल वाला जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा, न्यूज में कितना था पाम ऑयल, साउथ ईस्ट एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात चल रही थी, तो उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे अगर थोड़ा सा आपने इस बात को समझा हो कि जब पाम ऑयल के बारे में इतनी बात हो रही है तो थोड़ा सा देख लें कि पाम ऑयल होता क्या है। हमारी जो भी आपने पोस्ट देखी होगी समझोस कॉर्नर में भी या जो फिल्म्स मैगजीन है वहां पे हमने थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन डाल रखा होता है कि ये होता क्या है, ताकि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में हेल्प मिले। मॉडर्न हिस्ट्री वाज मॉडरेट टू टफ, इजी तो नहीं था। मॉडर्न हिस्ट्री मीडियम लेवल अगर आप कह सकते हो, अगर आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। टफ कह सकते हो कि अगर आप नॉर्मल जैसे लोग पढ़ते हैं एवरेज तरीके से पढ़ा हुआ है।
डायरेक्ट क्वेश्चंस कम थे, घुमा फिरा के और काफी आउट ऑफ द ब्लू बहुत ही डीप जाके क्वेश्चंस पूछे हुए थे, स्पेसिफिक पिन पॉइंट करके। इतना मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा फाइट रहती है पकड़ने में। लेकिन हाँ, जैसे अगर कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट के ऊपर पूछा जाए ब्रिटिश एरा के, तो वहां पे क्वेश्चन करना आसान होता है, उनको आप मिस ना करो तो हमेशा सही रहेगा। टफ वाले पोर्शन में मुझे एनवायरमेंट लगा कि ये बहुत टफ है। जिस तरीके की चीजें पूछी हुई थी, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यूपीएससी ये सब पूछेगा। आईएफएस वालों को भी काफी दिक्कत आई होगी, लेट्स सी कि उनके साथ अब क्या होता है। बट फिर भी एनवायरमेंट का जो सेक्शन था इट वाज स्लाइटली टफर। और साइंस एंड टेक जो था वो थोड़ा सा करंट अफेयर्स बेस्ड भी था, थोड़ा सा टफ भी था। क्लियरली आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो इजी था। एंशिएंट मिडिवल टफ था, थोड़ा सा मोर देन मॉडरेट आप कह सकते हो। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी, जैसे 64 योगिनी वाला क्वेश्चन था, वो क्लियरली मेरे को कई स्टूडेंट्स ने बोला भी कि टेस्ट सीरीज से एज इट इज आ गया है 64 योगिनी के ऊपर। उससे उनको पता लगा कि 64 योगिनी है क्या टेम्पल, नहीं तो इस बारे में वो क्वेश्चन स्किप ही करते। बट ओवरऑल टफनेस थी। अभी दिद्वाना, खाटू, इस टाइप के छोटे छोटे एरियाज जो हैं, इनके बारे में किसको पता होगा कि ये क्या है, कि ये सॉल्ट लेक्स हैं। ग्लेशियर्स तो चलो आप नहीं करोगे, बट रैमसार साइट्स हो सकती हैं, सॉल्ट लेक हो सकते हैं। जिन्होंने रैमसार साइट्स डिटेल में नहीं पढ़ी होंगी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों ने इसको सही भी किया होगा, बट फिर भी खाटू श्याम से सब आइडिया लगा सकते हैं कि राजस्थान का एरिया होगा। राजस्थान में ग्लेशियर्स तो हो नहीं सकते हैं, रैमसार साइट्स इतनी वहां पे जो है वो उनमें लाई कर नहीं रही हैं, तो हो सकता है कि ये एरिया सॉल्ट लेक्स के पे हो। इस तरीके के लॉजिक यहाँ पे लगाने थे, बट फिर भी सब लोग ये लॉजिक नहीं लगा पाएंगे, बिकॉज सबको नहीं पता कि खाटू श्याम कहाँ पे है। जो दिल्ली की तरफ नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में है, राजस्थान वाले लोग जो हैं, वो शायद इसका आइडिया लगा पाए। बट फिर भी इट वॉज ऑन अ टफर साइड। फिर उसके बाद जो जैसे ट्राइबल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि हल्बी हो कोई वाला जो क्वेश्चन था, तो डायरेक्टली ट्राइब्स इन न्यूज से ही आ गया था। ओवरऑल लगभग 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एसएमपी, समझो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, समझो कॉर्नर और जो एसपीआर में हमने रिवीजन किया है वहां से क्वेश्चन आए हैं। उसकी एक डिटेल पोस्ट हम अभी डालेंगे आज शाम को, नहीं तो कल सुबह आ जाएगी वो समझो कॉर्नर सेक्शन में, जहां पे हम एक एक क्वेश्चन और एक एक पोस्ट का सेक्शन आपको दिखाएंगे कहाँ से ये क्वेश्चन आए हैं, सो दैट स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड कि अब मैं ऐसे बड़े बड़े क्लेम नहीं कर सकता कि 80-90 क्वेश्चंस हमारे प्लेटफॉर्म से आ गए हैं, बिकॉज दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। अगर 80-90 क्वेश्चंस मेरे बताए हुए आ जाएंगे तो फिर तो कोई बात नहीं रहेगी, यूपीएससी का पेपर मैं ही सेट कर रहा हूँ, ये तो इम्पॉसिबल है। बट 50 क्वेश्चंस आई बिलीव हो पाना इज अ बिग अचीवमेंट ऐसे टफ क्वेश्चन पेपर में। और अगर उनमें से आप 40-42 क्वेश्चन भी सही कर पाते हो, प्लस 10-15 क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर रिविजन, तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। करना आपको वही था कि 80-85 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, उनमें से कैसे ना कैसे 60 क्वेश्चंस आपको सही करने होते हैं। 20-25 क्वेश्चंस की नेगेटिव मार्किंग भी हो जाए तो आप 100 से ऊपर हो जाओगे। 55, 57, 58 क्वेश्चन भी सही हो जाए तो भी आप कट ऑफ से ऊपर हो जाओगे। वो एज जो है वो आपको यहाँ से मिल सकता था। तो समझो कॉर्नर, समझो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एंड एसएमपी, दीज 3 थिंग्स यू रिक्वायर अगर आप स्कोर बहुत कम आपका आ रहा है तो। इनकी डिटेल्स टेलीग्राम चैनल पे भी आप आओ, वहां पर देखो, हम काफी सारी डिटेल्स वहां पर रेगुलर डालते रहते हैं कि किस किस स्टूडेंट की रैंक आ रही है टॉप 100 में। जो स्टूडेंट्स के अभी प्रीलिम्स से क्लियर होके मेंस में जा रहे हैं वो, उनके बारे में भी हम डिटेल्स डालते रहते हैं कि किस किस प्रोग्राम में एनरोल थे और इन्होंने कैसे इंप्रूव किया है, प्रोग्रेस किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और आपको मोटिवेशन भी मिलेगी, आपको तरीके भी समझ में आएंगे कि लोग क्या कर रहे हैं। टॉपर्स हमेशा आपको वही कहानी बताएंगे कि हमने ऐसे पढ़ा वैसे पढ़ा, हमने बहुत सिंपल तरीके से किया। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट द राइट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ अ टॉपर। लेकिन जब कोई पढ़ रहा है और वो एग्जाम क्लियर करता जा रहा है, उसकी स्टोरी मैं उसी टाइम पे अगर डालता रहूंगा तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट जर्नी क्या होती है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने जनरली डिस्क्लोज नहीं की है। आई नो अ फ्यू टॉपर्स, टॉप 100 रैंकर्स वाले, जिनके बारे में मैंने कॉन्ग्रेचुलेट तो किया, बट जब वो तैयारी कर रहे थे तब वो बहुत फंबल कर रहे थे, बहुत ज्यादा नर्वस थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट जब रैंक आ जाती है तो ऑब्वियसली दे वुड फील कि हमने सब कुछ खुद से किया, अच्छे से किया है। तो इसीलिए आपको ये समझना जरूरी है कि जो प्रोसेस है वो सबका सिमिलर होता है। एंड में टॉपर निकल के आता है, पहले दिन कोई टॉपर नहीं होता है। ऐसे भी टॉपर्स हैं जिन्होंने अपनी आंसर शीट में मेंस में अपना नाम लिख दिया एंड दे वर वरिड कि शी वाज वरिड कि शायद मेरी रैंक नहीं आ पाएगी या मेरा एग्जाम नहीं हो पाएगा या मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी। एग्जाम के दौरान जब मल्टीपल डेज एग्जाम चल रहे होते हैं, शी टेक्सटेड मी ओवर इंस्टाग्राम कि सर अब मैं क्या करूं, मैंने तो नाम लिख दिया है। तब उनको समझाना कि नहीं, ये इससे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, अपने बाकी पेपर्स पे फोकस करो, अदरवाइज यू विल मिस द चांस। और उसके बाद फिर सब कुछ ठीक से हो जाना, वो मोटिवेट होकर दोबारा एग्जाम दे रही है और फिर एग्जाम क्लियर भी हो रहा है, इंटरव्यू क्लियर हो रहा है, टॉप 100 में रैंक आ रही है।
उस टाइम पे देख के और फिर अब उनकी अचीवमेंट देख के लगता है कि सबका जो पाथ है वो सेम है। आप अभी डीमोटिवेट हो जाओगे और आप चीजों को नहीं कर पाओगे, वो आपके हाथ में है। अभी आप समझोगे कि सबकी जर्नी अगर सेम है और मुझे भी उसी जर्नी से जाना है, एक दिन जब मैं अचीव कर लूंगा या कर लूंगी, तब आई लुक बैक एंड रियलाइज की थिंग्स वर टफ बट आई हैड अ वे। सिर्फ ये दिमाग में रखना है और आगे बढ़ते चलना है। इफ यू नीड मोर असिस्टेंस यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर इंस्टाग्राम। वहां पर आई विल हेल्प यू आउट बेस्ड ऑन योर इंडिविजुअल कंसर्न्स, बिकॉज वीडियो में मैं इंडिविजुअल कंसर्न्स एड्रेस नहीं कर सकता हूँ। वहां पे तो मैं एक जेनरिक वे में सबको बताऊंगा। आपको इंडिविजुअल कंसर्न है रिलेटेड टू प्रिपरेशन ओनली, तो आप मुझे इंस्टाग्राम चैट पर लिखो। आई डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट। आई वुड हेल्प यू आउट, और जो आपकी सिंपल फ्लो होगा उसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड ना करके और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी हो। आई होप यू एंजॉयड वाचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। इसके बेसिस पे आप अपने अगले 9 महीने या मेंस दे रहे हो तो अगले 3-4 महीने प्रोडक्टिवली यूज कर पाओगे, तो मुझे खुशी होगी। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।